नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके शिकाट यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे और आप बीए सेमेस्टर 3 की एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीच में कि आप पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम देने वाले होंगे और आपकी टॉपिक का नाम होगा पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत। इसके पार्ट फर्स्ट का वीडियो आप जरूर देख लिए होंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट की वीडियो में हमने किए थे मुख्य रूप से आपके बीच में इसके इम्पोर्टेंट नोट्स। तो उस वीडियो कंप्लीट करके आप यूनिट फर्स्ट के यानी कि हम यूनिट फर्स्ट से 4 तक के मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट नोट्स किए थे, उस वीडियो को कंप्लीट करके आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको वो क्लास करके आनी है, बाद में क्वेश्चन वाली इस वीडियो में जुड़ना है। बाद में आपको मुख्य से सही तरीके से पसंद समझ में आएगा, आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि पहले आप पहले के वीडियो को देखकर इस क्लास से जुड़े, बिना उस वीडियो देखिए इस वीडियो से न जुड़िए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले पिछले वीडियो को देखकर इस वीडियो में जुड़ने का प्रयत्न करिए। तो उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल बिना देरी किसी देरी के वो वीडियो बिल्कुल देख कर आएंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में हम कंटिन्यू हो जाते हैं। नीचे हम इसको लेते हैं, हमारे ये नोट्स हमने कर लिए, हमने बात की थी ना, तो हमने इसके बारे में नोट्स कर लिए। आज हम करने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 2 1 लाइनर जो भी क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच में। यानी कि हम 13 क्वेश्चन आपके बीच में करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आज के बीच में हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके बीच में हम करेंगे, तो आपको बिना किसी देरी के जब जाना है तो 30 1 लाइनर हम करने वाले हैं आपके बीच में। यूनिट फर्स्ट से 4 तक के मिक्स में होंगे। तो भारत को किस प्रकार का संघीय राज्य कहा जाता है, तो आपको सिंपली बताना है कि भारत को किस प्रकार का संघीय राज्य कहा जाता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ द फेडरल सिस्टम डज इंडिया हैव। तो कैसा कहा जाता है, तो आप कहेंगे अर्ध संघीय कहा जाता है, अर्ध संघीय प्रमुख रूप से कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र के 2 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, तो व्हाट आर 2 मेन्स डिमेंशंस ऑफ इंडिया, तो कौन से है, तो आप कहेंगे सामाजिक और आर्थिक माने जाती है, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रमुख रूप से मानी जाती है। भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो आपको सिंपली बताना है कि भारत में संविधान कब लागू होता है, तो आप कहेंगे भारत में संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। यानी वेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इम्प्लीमेंटेड, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गठबंधन राजनीति का प्रमुख दौर कब से शुरू हुआ, यानी वेन डिड द कोलेशंस एरिया बिगन इन इंडिया, तो कब हुआ, तो आप कहेंगे 1989 के बाद में शुरू हुआ, यानी आफ्टर 1989, ठीक है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। विच पार्टी सिस्टम एग्जिट इन इंडिया, तो आप कहेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी भारत में अलग अलग पार्टी से बीजेपी भी हो सकती है और आपकी कांग्रेस से भी प्रमुख रूप से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये चाहता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि थर्ड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इज द रिलेटेड टू पंचायती राज के संबंधित है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी द 74 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इज रिलेटेड टू शहरी स्थानीय निकाय, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के संबंधित है। सभी को देखना है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो वेन डिड द पंचायत गेट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, तो आप कहेंगे 1992 को लागू हुआ, यानी कि इम्प्लीमेंटेड इन 1993, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसको 1992 में बनाया गया और 1993 में इसको लागू किया गया था, आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि दबाव व समूह क्या करते हैं। दबाव व समूह क्या करते हैं, तो आपको सिंपली बताना है कि दबाव समूह क्या करते हैं। व्हाट डू प्रीसियस ग्रुप डू, यानी कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतदाता व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है, तो आप कहेंगे कि जाति प्रमुख रूप से मानी जाती है। भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कब हुआ, यानी कि वेन वेर इंडियन स्टेटमेंट रेजुलेशंस ऑफ द लिंग्विस्टिक, तो कब कहेंगे, आप कहेंगे 1956, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे नक्सलवाद की शुरुआत हमारे नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल से हुई थी, यानी कि वेयर डिड द नक्सलिम्स बिगिन, तो आप कहेंगे नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल से होती है, यानी वेस्ट बंगाल से आपकी प्रमुख रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे नक्सलवाद की शुरुआत हमारी वेन डिड द नक्सलवादी बिगेन, तो आप कहेंगे कि 1967, ठीक है। नेक्स्ट आप ये जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म, तो सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने, यानी कि वो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम स्वराज, तो महात्मा गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि एंटी डेविजिटी किससे संबंधित है, यानी कि एंटी डेविजिटी किससे संबंधित है, आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू से संबंधित मानी
जाति। हिंदुत्व की अवधारणा किसने दी? तो आपके हिंदुत्व की अवधारणा वो प्राउडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिंदुत्व, तो आपके वीर सावरकर ने प्रमुख रूप से दी थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रमुख समर्थक कौन से थे? यानी वो वाज ए सपोर्टर ऑफ द कल्चरल नेशनल, तो आपके MS गोलवलकर। ठीक है। भारतीय मजदूर महासंघ के संस्थापक कौन थे? तो आपके दंडोपत टेंगड़ी थे। बिल्कुल आपको याद रखना है बिना किसी देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार आता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है आपका? तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ डेमोक्रेटिक डिक्लराइजेशन, तो आपके जन भागीदारी बढ़ाना प्रमुख विषय बनाया था। आपातकाल कब लगाया गया? तो आप कहेंगे आपातकाल हमारा 1975 को लगाया गया। भारत में निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? आप कहेंगे चुनाव के संचालन से संबंधित है। क्षेत्रवाद का मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे असमान विकास करना, यानी कि अनइक्वल डेवलपमेंट। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए क्यों जरूरी है? तो आप कहेंगे कि कास्टल इज द व्हाट इज द नेशनल, तो आपकी चुनौती यानी ए चैलेंजेस। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे पंचायतों का कार्यकाल हमारा कितना होता है? तो आपको सिंपल ही बताना है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय राष्ट्र की वैदिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे संस्कृति और धर्म पर आधारित है। और आर्थिक उदारीकरण कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे आर्थिक उदारीकरण हमारा 1991 को लागू हुआ। मतदान में नोटों का अर्थ क्या होता है? तो आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि मेरे को कोई सा नेता ही पसंद नहीं है। दबाव समय चुनाव क्यों लड़ते हैं या नहीं लड़ते? आप कहेंगे नहीं लड़ते हैं। भारत का लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप कहेंगे जनता का शासन, रूल ऑफ द पीपल है। अब हम करने वाले हैं आपके बीच में 20 क्वेश्चन 2 से 3 लाइन वाले, तो आपको बिना किसी तरीके की इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है। तो 2 से 3 लाइन वाले आंसरों में आपको बिल्कुल 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपके बीच में बिना किसी तरीके रुक जाना है, जुड़ जाना है। अब कैसे क्वेश्चन आती है? तो आपके इसमें 5 क्वेश्चन तो आती है थोड़ा शॉर्ट टाइप की, और सिर्फ 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के आते हैं, तो उसके बदले हमने कर दी 30 क्वेश्चन आपके। 30 में से 5 क्वेश्चन आपके सेम टू, तो वहाँ से उतर जाएंगे। और 5 क्वेश्चन आपके थोड़े 2 से 3 लाइन वाले आते हैं, लेकिन इनका पेपर का पैटर्न सेम ही रहता है। सभी क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, यानी कि इस तरह नहीं होता है कि ये इनके नंबर बस दिए होते हैं, लेकिन सभी आपके 2-2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। इसमें का 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 20 नंबर का ये मटेरियल हो जाता है। ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि 5 क्वेश्चन तो शॉर्ट टाइप के आते हैं और 5 क्वेश्चन थोड़ी सी लॉन्ग टाइप के आते हैं, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे 20 क्वेश्चन आपके पीछे। ठीक है। उसके बदले 10 कर दिए, उसके बदले 5 आते थे, उसके बदले 30 कर दिए, और इसके बदले हम कर देंगे 20 क्वेश्चन है। तो स्वतः जागरण से आप क्या समझते हैं? आपके एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आगे स्वतः जागरण से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट इज द मेंट द बाई स्वतः अवेकिंग, तो स्वतः जागरण का अर्थ है कि अपनी संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान का बोध। स्वतंत्रता आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, यानी कि इट मीन्स अवेयरनेस ऑफ वंस कल्चर एंड द नेशनल आइडेंटिटी। द फ्रीडम मूवमेंट्स वाज इट इज मेजर एक्सप्लेनेशन। भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आयाम को समझाइए। तो भारतीय लोकतंत्र समानता और सामाजिक न्याय व आरक्षण के माध्यम से कमजोर वर्गों का अधिकार देता है, यानी कि इट इंश्योर इक्विटी एंड द सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशंस एंड वेलफेयर मेश्योर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि वाई इज इंडिया इज कॉल्ड इज द क्वेज फेडरल स्टेट। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, पर केंद्र पर अधिक शक्तिशाली होता है। देर आर द डिवीजन ऑफ द पावर्स बट द सेंटर इज स्ट्रोंगर देन स्टेट्स। गठबंधन राजनीति क्या है? तो आपको सिंपल बताना है गठबंधन राजनीति क्या है। व्हाट इज द कोलिशन पॉलिटिकल्स, जब कोई एक दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता है तो कई दल मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वाई इज द 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो इसमें पंचायतों को संविधान दर्जा दिया गया है। SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया है। इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द पंचायत एंड द प्रोवाइड्स रिजर्वेशन से। ठीक है। दबाव समूह की भूमिका बताइए। तो दबाव समूह नीतियों को प्रभावित करते हैं और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये इंपोर्टेंट दे आर द इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड द रिप्रेजेंट पब्लिक डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में स्क्रीन पर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से? जो जाति और धर्म आपके प्रमुख कारक माने जाते हैं। कास्ट एंड द रिलीजन इन्फ्लुएंसेस वोटिंग बिहेवियर। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? तो आपके भारतीय सभी धर्मों को समान देता है। ठीक है। तो इट गिव्स द इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। क्षेत्रवाद क्या है? तो आपके व्हाट इज द रिलीजियन, आपको सिंपली बता देना है कि जब लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। इट मीन्स
प्रोडिलेशंस रीजन्स एंड इंटरेस्टेड ओवर द नेशनल इंटरेस्टेड। भाषावाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे वाओ हाउ डज द इनक्लूजेशन अफेक्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। भाषा के आधार पर विवाद सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्टेड में बी क्रिएटेड सोशल टेंशंस। ठीक है, नक्सलवाद के मुख्य कारण क्या थे, तो आपको सिंपली बताना है कि व्हाट आर ए द मेन्स ऑफ द केसेस ऑफ द नक्सली मैटर। तो सामाजिक आर्थिक राज समानता असमानता एंड गरीबी इसके प्रमुख कारण हैं, यानी सोशल इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आर द मेजर केसेस। आतंकवाद राष्ट्र के लिए खतरा क्यों है, तो वाई इज द ट्रेडिशन ए थ्रेट टू द नेशन। ये हिंसा और भय के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करती हैं। इट वेकनेस नेशनल सिक्योर थ्रू द वायोलेंस एंड फियर। तो गांधी जी का राष्ट्रवाद किस पर आधारित था, तो सत्य अहिंसा और ग्राम स्वराज पर आधारित था। इट वाज द बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड द ग्राम स्वराज। नेहरू को राष्ट्रवाद किससे भिन्न, तो हाउ वाज द नेहरू नेशनलिज्म डिफरेंट। तो ये आधुनिक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर आधारित था। सिंपली आपको याद रखना है, इट वाज द बेस्ट मॉडर्न साइंटिफिक एंड सिक्योर आइडियाज। वीर सावरकर के राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताइए, तो उन्होंने राष्ट्र संस्कृति को राष्ट्रवाद हिंदुत्व की अवधारणा दी थी। गोवलकर के अनुसार राष्ट्र क्या, तो राष्ट्र एक जीवंत संस्कृति इकाई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गोवलकर व्हाट इज ए नेशनल, तो नेशनल इज ए लिविंग इज ए कल्चरल एंटी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है, तो व्हाट इज द एम ऑफ द डेमोक्रेटिक डिजिटलाइजेशन। क्या है, तो ये डिजिटलाइजेशन तो स्थानीय स्तर पर निर्णय और जनभागीदारी प्रमुख रूप से होता है। तो इंक्रीज से आपका जनभागीदारी बढ़ाना होता है। तो चुनावी सुधार की आवश्यकता क्यों है, तो आपको सिंपल बताना है कि वाई आर द इलेक्ट्रोल द रिफॉर्म्स नीडेड। तो धन बल और अपराधीकरण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट मनी पावर एंड क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिकल। से राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, तो व्हाट इज द मेंट ऑफ द बाई नेशनल इंटीग्रेटेड। तो विविधता के बावजूद देश की एकता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैदिक काल में राष्ट्र की अवधारणा क्या थी, तो राष्ट्र संस्कृति और एकता पर आधारित था, यानी नेशनल वाज द बेस्ड ऑन कल्चरल। तो नेक्स्ट आपके इसी के साथ है कि भारतीय लोकतंत्र के, अब आपके बीच में थोड़ा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। आपके बीच में एकदम एग्जाम पैटर्न के बीच अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो आपके सेक्शन ए में आती हैं, आपके सेक्शन ए में आती हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, इंटू कर दीजिए 2, तो आ गया 20 नंबर का मटेरियल आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार उसी प्रकार सेक्शन बी में आपकी आते हैं 4, वैसे 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन को करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस प्रकार आपके 40 नंबर का मटेरियल हो जाता है। उसी प्रकार आपके सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 20-20 नंबर के आते हैं और टोटल नंबर हो जाते हैं 40। तो इस प्रकार आपके 40 और 40 80 हो जाती हैं और 80 और 20 आपके हो जाएंगे 100। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैटर्न समझ आ गया। तो सेक्शन बी के बारे में बात करने वाले हैं, 4 क्वेश्चन की जगह हम करने वाले हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन यानी 80 नंबर का मटेरियल, यानी कि आपके एग्जाम में आने वाले 40 क्वेश्चन इसके माध्यम से आने का पूरा चांस रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप बिना किसी तरीके इस वीडियो में कंटिन्यू हो जाना है। तो भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक्स डायमेंशंस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित है। सामाजिक आयाम का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार अवसर देना, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय का उदाहरण है। आर्थिक आयाम का उद्देश्य गरीबी हटाना, बेरोजगारी कम करना, समान अवसर प्रदान करना। सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, जन योजना आदि के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक दोनों स्तरों पर न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपके बीच में क्या बोला गया है। तो इंडियन द डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो बेस्ड एंड social and in economics justice. The social dimensions ensure equity and equal opportunity for all sections of society. The constellations guarantees and equity, liberty and fraternities and reservations for SC, ST and OBC reflected social justices. And the economic dimensions aim to provide equity, reducing and employment and ensuring equal to opportunity. Welfare schemes like the Manrega and the Jan Dhan Yojana and promoted the economic equity. Thus, India's democracy ensures justice at both social and economic
लेवल से भारत को अर्ध संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? तो वाई इन इंडिया कॉल्ड तो क्विज फेडरल स्टेट, तो भारत का एक संघीय ढांचे पर आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार जैसे आपके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समष्टि सूची, परंतु भारत को अर्ध संघीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच तुलना में शक्तियाँ की जाती है। प्रावधान के तहत केंद्र सरकारों के बीच शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र से द्वारा की जाती है। वित्तीय संसाधनों पर भी केंद्र का अधिक नियंत्रण होता है। इस प्रकार संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं के कारण भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको सही तरीके से पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि द इंडियन constellations in the federal in the structure with a clear division of the powers between center and the state through the union state and the conventional list of the whenever Indian is the called is the quest and the federal because the center is the strong then the states and during the emergencies and the centers can take control of the state powers and governors are appointed at the vice center। लोकतंत्र रैंकिंग में आपकी 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए। तो सिंपली बताना, एक्सप्लेन करना है आपको। लोकतंत्रीकरण विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता को निचले स्तर तक सीधे और आपके भाग लेने की होते। 73वां संविधान संशोधन 1992 में उद्देश्य से पारित किया गया। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से इन संसाधनों के तहत स्थानीय निकायों का संवैधानिक 5 वर्ष का कार्यकाल और महिलाओं के लिए इस प्रकार आपको देखना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए रीड कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी डिक्लेरेशन मेंस द ट्रांसफरिंग पावर ऑफ लेवल्स टू एंश्योर पब्लिक द पार्टिसिपेशन द थर्ड 73 एंड फोर्थ आपको पढ़ लेना है सिंपली। भारतीय धर्मनिरपेक्षता चल रही बहस की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। पश्चिमी राज्य में धर्म का पूर्ण अलगाव होता है, जबकि भारत में राज्य सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो समान नागरिक संहिता, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंख्यवाद जैसे बहु मुद्दों पर बहस होती रहती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता सही पालन नहीं हो रहा है, तो जबकि अन्य देश इसे लोकतंत्र की मजबूती मानते हैं। यह बहस भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया इज द सिक्योर कंट्री वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड and of the western model in the west, and there is a strict experimentation between the state and the regional religions, while in India the states support all the religions. Equal debates continue over the issue like uniform civic code and minority rights and the majoritism. Some argue secularism is not properly and they implemented the while the others see it as a strength of the Indian democracies. It remains a की इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिकल। सिंपली आपको याद देना है, राष्ट्रीय एकता की प्रमुख चुनौतियों का निर्माण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से रीड करनी है, अपने हिसाब से करनी है। अब करने वाले आपके बीच में हाई लॉन्ग क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपके बीच में करने वाले, लेकिन हम 2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भारतीय राजनीति व्यवस्था के विकास में स्वतंत्रता के बाद प्रमुख कारण क्या थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था की विकास नई महत्वपूर्ण कारकों में से प्रभावित हुआ, जिसमें सबसे पहला प्रमुख कारण भारतीय राजनीति का निर्माण। संविधान का निर्माण 1950 में 26 जनवरी 1950 को होता है। संविधान को भारत में संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा स्थापित किया जिसमें राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी गई। दूसरा प्रमुख कारक ये था कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हुआ। इसने राजनीतिक सत्ता की प्रदान की, लेकिन समय के बाद विपक्ष मजबूत हुआ। 1975 में आपका आपातकाल लागू हुआ। इस घटना के कारण भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा ली गई है। इस ना के स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ। 1977 में चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना। इससे लोकतांत्रिक चौथा कारक था गठबंधन की राजनीतिक अवधि 1989 के बाद में, और आपके 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की हुई नीति है। बाद में आपके 33 चौथे संविधान संशोधन आपकी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। एंड आपकी इंग्लिश वाले डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीन शेप्ड बाय द सर्वल scientific factor. The foremost factor was the adoption of the constellation in the 1950 1950 डिक्लेयर्ड आपके बीच में देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ लर्निंग विद जगह टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से पसंद आ गया होगा आपको वीडियो। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। 500 क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। वैसे आपकी एग्जाम में 400 क्वेश्चन वाला आंसर है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता व प्रशासन अधिकारों का केंद्र राज्यों से स्थानीय स्तर तक स्थानांतरित करते। इसका उद्देश्य जनता की भागीदारी बढ़ाना, शासन को अधिक प्रभावी बनाना
और भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। 1957 में आपकी बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिपाही की प्रणाली दी थी। इसके अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन किया गया। 1992 में 73वां 17वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिससे पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को 5 वर्ष का कार्यकाल किया गया। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इस प्रकार आपके इसको कंप्लीट करते हैं। ये पीडीएफ आपको दैनिक वित्तजल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही तरीके से पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उम्मीद विश्वास करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छे कंटेंट में। पहले दिखा देते हैं अपने क्या चीज़ है अपने पास, क्या नहीं है। अपना लर्निंग विद रिजल्ट व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर इसका सिलेबस अपलोड किया गया है, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी क्लास हुई थी, तो एकदम सीधे तरीके से आपको पसंद आएगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना चाहते हैं तो आपको वो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छे वीडियो में अच्छी रेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।